दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे पक्की किताब, मतलब जिसे लिखने में लगभग 3 साल का लंबा वक्त लगा। हाँ बिल्कुल। उसे लागू हुए मुश्किल से 15 महीने ही बीते थे कि सरकार को उसमें काट-छांट शुरू करनी पड़ गई। जो कि बहुत ही हैरानी की बात है। एकदम। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय की गहराई में जाएंगे। हमारा जो स्रोत है वो भारतीय संविधान के संशोधनों पर आधारित कुछ बहुत ही विस्तृत नोट्स हैं। हमारा मिशन आज ये समझना है कि 1950 में बना हमारा संविधान मतलब वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवित दस्तावेज है जो देश की जरूरतों के हिसाब से लगातार बदलता रहा है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इस बात को एक उदाहरण से समझें तो सोचिए कि कोई एक बिल्कुल नए और बहुत ही शानदार घर में शिफ्ट होता है। हाँ, जहाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है शुरुआत में। वही, बाहर से डिजाइन लाजवाब है, नक्शा एकदम सही है, लेकिन जैसे ही उस घर में रहना शुरू किया जाता है तो अचानक एहसास होता है कि अरे, बैठक में तो एक और खिड़की होनी चाहिए थी, या फिर रसोई का दरवाजा थोड़ा और चौड़ा होना चाहिए था। बिल्कुल। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना, तो वो उस नए घर के ओरिजिनल ब्लूप्रिंट जैसा ही था, बल्कि एक विज्ञान की किताब की तरह बहुत व्यवस्थित था। अच्छा, विज्ञान की किताब कैसे? मतलब इसमें 22 अलग अलग भाग थे। जैसे साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग होते हैं, वैसे ही भाग 1 में यूनियन की बात थी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों की। कुल 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स थीं। तो मतलब सब कुछ बहुत ही सलीके से रखा गया था। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस नए घर में शिफ्ट होते ही दरारें बहुत जल्दी दिखने लगी। हाँ, और यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब जिन नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने दिन रात एक करके इस संविधान को बनाया, उन्हें 15 महीने के भीतर ही पहला संशोधन लाना पड़ गया। फर्स्ट अमेंडमेंट। और वो भी मई 1951 में। तब तक तो पहली लोकसभा के चुनाव भी नहीं हुए थे। पुरानी संविधान सभा ही एक काम चलाऊ संसद के रूप में काम कर रही थी। सही बात है। तो मैं सोच रहा था, इतनी जल्दी आखिर गड़बड़ कहाँ हो गई? क्या किताबी आदर्श और जमीनी हकीकत आपस में टकराने लगे थे? जवाब सीधा सा है, हाँ। गड़बड़ जमीनी हकीकत और आदर्शों के भारी टकराव की ही थी। देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गरीबी और असमानता, जो कि सदियों से चली आ रही थी। बिल्कुल। और इसे दूर करने का सबसे बड़ा जरिया था लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार। अंग्रेजों के समय से चली आ रही जमींदारी प्रथा की वजह से कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास हजारों एकड़ जमीनें थी और करोड़ों किसान तो एकदम भूमिहीन थे। हाँ, तो सरकार ने कानून बनाए कि इन जमींदारों से अतिरिक्त जमीन लेकर गरीबों में बांटी जाएगी। लेकिन जमींदार भी तो अपनी जमीनें आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे ना। जाहिर सी बात है। और मुझे लगता है उन्होंने उसी नए संविधान का इस्तेमाल अपनी ढाल की तरह किया होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। वे तुरंत देश के बड़े वकीलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंच गए। और उनका सबसे बड़ा हथियार पता क्या था? क्या? आर्टिकल 31 यानी संपत्ति का अधिकार, जो उस समय एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। और साथ ही आर्टिकल 19(1)(g जो व्यापार या पेशा चुनने की आजादी देता है। अरे बाप रे! तो मतलब उन्होंने कहा कि सरकार का जमीन छीनना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बिल्कुल। और अब कोर्ट का काम तो संविधान की किताब के हिसाब से चलना है। जजों ने देखा कि संपत्ति का अधिकार तो मौलिक है, तो उन्होंने सरकार के भूमि सुधार कानूनों पर रोक लगा दी। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास हो गया। मतलब जिस किताब को देश को सशक्त बनाने के लिए लिखा गया था, उसी का एक नियम आजाद भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुधार को रोक रहा था। हाँ, और इसीलिए पहले संशोधन की जरूरत पड़ी। तो इस अड़चन को पार करने के लिए सरकार ने क्या जुगाड़ निकाला? सरकार ने एक बहुत ही अनोखा और देखा जाए तो विवादित तरीका निकाला। उन्होंने संविधान में आर्टिकल 31A और 31B जोड़े और साथ ही एक नई 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल बना दी। अच्छा, और इसका काम क्या था? इसका मैकेनिज्म बहुत सीधा था। ये नियम बना दिया गया कि अगर सरकार भूमि सुधार या ऐसे किसी अहम बदलाव का कानून इस 9वीं अनुसूची के बक्से में डाल देती है, तो देश का कोई भी कोर्ट उस कानून की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। रुकिए एक मिनट, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हाँ, है तो। मतलब सरकार ने एक ऐसा सेफ हाउस बना दिया जहां कानूनों को रखकर कोर्ट की नजर से पूरी तरह बचाया जा सके। एक नए आजाद और लोकतांत्रिक देश में ये तो बहुत बड़ा दांव लगता है। ये डर उस वक्त भी कई लोगों को था, लेकिन उस वक्त ही नीति निर्माताओं का मानना था
कि अगर करोड़ों भूखे लोगों को जमीन नहीं मिली तो देश में खूनी क्रांति हो सकती है। तो सामाजिक न्याय उस वक्त कानूनी सिद्धांतों से ज्यादा जरूरी लगा। बिल्कुल। और बात सिर्फ जमीन की नहीं थी। इसी पहले संशोधन में एक और बड़ी विडंबना देखने को मिली। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लाठियां खाई थीं, सत्ता में आते ही उनका नजरिया बदल गया। हाँ, मैंने सोर्स में पढ़ा था A.K. गोपालन केस के बारे में। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कुर्सी पर बैठते ही विरोध प्रदर्शन अलग नजर आने लगता है। सही कहा। सरकार ने देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के नाम पर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदियां लगा दी। और इसके अलावा तमिलनाडु का चंपकम दोराईरंजन केस भी था। वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन वाला मामला। हाँ, एक ब्राह्मण छात्रा को एडमिशन नहीं मिला क्योंकि रिजर्वेशन के तहत कम मेरिट वाले छात्रों को ले लिया गया था। जब कोर्ट ने इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन माना तो सरकार ने आर्टिकल 15 में बदलाव कर दिया और यहीं से आरक्षण की कानूनी नींव पक्की हुई। बिल्कुल। तो पहले संशोधन ने संविधान को भारत की कठोर जमीनी सच्चाई से वाकिफ कराया। लेकिन देखिए, जब मूलभूत अधिकारों की ये समस्या थोड़ी सुलझी तो अगली बड़ी चुनौती देश की भौतिक सीमाओं यानी फिजिकल बॉर्डर्स को लेकर सामने आ गई। आजादी के समय भारत का नक्शा तो आज जैसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। आज हम जो 28 राज्य देखते हैं, तब तो पूरे देश को पार्ट A, B, C और D की अजीबोगरीब श्रेणियों में बांटा गया था। हाँ, पार्ट A में ब्रिटिश प्रांत, पार्ट B में रियासतें, पार्ट C में छोटे राज्य और पार्ट D में अंडमान। ये ढांचा बहुत ही जटिल था। जरा सोचिए, उस वक्त बिना किसी इंटरनेट या आधुनिक तकनीक के इस उलझे हुए सिस्टम को चलाना कितना अराजक रहा होगा। और भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने की मांग ने तो आग में घी का काम किया, खासकर मद्रास राज्य में, है ना? हाँ, मद्रास में तमिल और तेलुगु बोलने वाले एक ही प्रशासन के तहत थे। दोनों की जरूरतें अलग थीं। जब तेलुगु भाषियों ने उग्र आंदोलन किया और नेता पुट्टी श्रीरामुलु के अनशन से निधन हो गया तो हालात बेकाबू हो गए। और तब आखिरकार भारत सरकार को पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। बिल्कुल। और एक बार जब एक राज्य भाषा के आधार पर बन गया तो पूरे देश से मांगें उठनी ही थीं। इसी को सुलझाने के लिए फजल अली कमेटी बनी और फिर 1956 में 7वां संशोधन लाया गया। 7वां अमेंडमेंट। हाँ, तो इसने क्या किया? इसने पूरे देश के पुराने ABCD नक्शे को मिटाकर भाषा और प्रशासन के आधार पर 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। तो मतलब देश की अंदरूनी सीमाएं फिर से खींची गई। हाँ। चलिए, नक्शा तो साफ हो गया, लेकिन जब ये सीमाएं तय हो गई तो ऐसा लगता है कि एक नई तरह की लड़ाई शुरू हो गई। और इस बार लड़ाई सड़कों पर नहीं थी, वो अदालतों और संसद के गलियारों में थी। बिल्कुल, एक सैद्धांतिक लड़ाई कि आखिर इस पूरे सिस्टम का असली बॉस कौन है। क्या कानून बनाने वाली संसद सबसे ऊपर है या उनकी समीक्षा करने वाला सुप्रीम कोर्ट? ये पावर गेम तो भारतीय लोकतंत्र का सबसे रोमांचक दौर है और इसकी शुरुआत होती है गोलकनाथ केस से। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त फैसला दिया। उन्होंने कहा कि संविधान का आर्टिकल 13(2) साफ कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो मौलिक अधिकारों को छीने। और कोर्ट ने यह भी कह दिया कि संसद की संशोधन करने की शक्ति भी इसी दायरे में आती है। मतलब संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। अरे, संसद के लिए तो ये अपने हाथ पैर बंधवाने जैसा रहा होगा। कोई भी चुनी हुई सरकार ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो संसद ने पलटवार किया 24वां और 25वां संशोधन लाकर। और सरकार का तर्क क्या था इसमें? सरकार ने कहा कि संविधान संशोधन की शक्ति आर्टिकल 368 के तहत अलग है। आसान भाषा में समझे तो सरकार के पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की एक टू डू लिस्ट होती है, जैसे गरीबी हटाना या संपत्ति का समान वितरण करना। हाँ। तो 25वें संशोधन से सरकार ने नियम बना दिया कि अगर वो इस टू डू लिस्ट को पूरा करने के लिए कोई कानून लाते हैं तो उसे इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि वो किसी के समानता या आजादी के मौलिक अधिकार छीन रहा है। ये तो ऐसा है जैसे खेल के बीच में खिलाड़ी अपनी सहूलियत के हिसाब से नियम बदल रहे हों। एकदम सही। और फिर खेल में एक मोड़ आता है जब रेफरी को बीच बचाव करना पड़ता है, और वो रेफरी था हमारा सुप्रीम कोर्ट। हाँ, और इसी ने 1973 में इतिहास का सबसे अहम फैसला सुनाया, केशवानंद भारती केस। बेसिक स्ट्रक्चर वाला फैसला है ना? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला। कोर्ट ने संसद से कहा कि देखिए, आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं
मौलिक अधिकारों को भी बदल सकते हैं। लेकिन आप संविधान की मूल भावना या बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकते। मतलब आप खेल के नियम बदल सकते हैं, लेकिन आप क्रिकेट के मैदान पर फुटबॉल नहीं खेल सकते। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। तो क्या संसद ने इस बेसिक स्ट्रक्चर की बात को आसानी से मान लिया था? अरे नहीं, सत्ता इतनी आसानी से हार कहाँ मानती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें इमरजेंसी के दौरान देखने को मिला। 1976 में 42nd संशोधन आया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हाँ, इसने पूरे सिस्टम को इस तरह बदल दिया कि सारी ताकत एक ही जगह से मट जाए। मैंने पढ़ा था कि इसमें प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्द जुड़े गए थे। हाँ, सुनने में वो शब्द अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो मैकेनिज्म था वो डराने वाला था। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए पूरी तरह बाध्य कर दिया गया। मतलब उन्हें सिर्फ एक रबर स्टैंप बना दिया गया? बिल्कुल। और संसद ने खुद को संशोधन की असीमित शक्ति दे दी। उन्होंने साफ लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट किसी संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं कर पाएगा। और लोकसभा का कार्यकाल भी तो 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। जी हाँ। ये तो साफ साफ सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश लगती है। लेकिन इमरजेंसी हटने के बाद जब जनता दल की सरकार आई तो एक बड़ा कोर्स करेक्शन भी हुआ। हाँ, मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। उसके बाद नई सरकार ने 43वां और 44वां संशोधन लाकर 42वें संशोधन की गड़बड़ियों को धो डाला। लोकसभा का कार्यकाल वापस 5 साल किया गया और कोर्ट की शक्तियां लौटाई गई। और इसी 44वें संशोधन ने उस सिरदर्द का भी पक्का इलाज कर दिया जो 1951 से चला आ रहा था। आप संपत्ति के अधिकार की बात कर रही हैं ना? एकदम सही। 44वें संशोधन ने आर्टिकल 31 को मौलिक अधिकारों से पूरी तरह डिलीट ही कर दिया। उसे उठाकर सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया गया। इसका जमीनी असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि अब अगर सरकार को हाईवे या स्कूल बनाने के लिए आपकी जमीन चाहिए तो वो ले सकती है, आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन आप इससे अपना जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार बताकर उस तरह कोर्ट में नहीं अड़ सकते। तो विकास के रास्ते की एक बड़ी अड़चन दूर हो गई। हाँ, तो यहां तक आते आते बड़े सैद्धांतिक झगड़े थोड़े शांत दिखने लगते हैं। इसके बाद के दशकों में ऐसा लगता है कि संशोधनों का फोकस भारत के राजनीतिक सिस्टम की प्लम्बिंग ठीक करने पर आ गया। मतलब सिस्टम को अंदर से साफ करने पर। बिल्कुल। और इसका एक बड़ा मजेदार लेकिन बहुत जरूरी उदाहरण है 52वां संशोधन, जो 1985 में आया था। दल बदल कानून। अरे हाँ, आया राम गया राम वाली राजनीति। सच में वो भी क्या दौर था। नेता रातों रात अपनी पार्टियां बदल लेते थे। इसी को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कि अगर कोई चुना हुआ नेता पार्टी बदलता है तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। और एक और बड़ा दिलचस्प बदलाव हुआ था 91वें संशोधन में, मंत्रियों की संख्या को लेकर। बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री, है ना? हाँ, मतलब सोचिए, सरकार बचाने के लिए किसी भी नाराज विधायक को मंत्री बना दिया। आपके पास लाल बत्ती वाली गाड़ी है, बंगला है, लेकिन करने को कोई काम नहीं है। ये तो टैक्स के पैसे की सीधी बर्बादी थी। तो 91 में संशोधन ने नियम बना दिया कि मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। इससे उस बेतुकी व्यवस्था पर लगाम लगी। इसके अलावा सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई 61वें संशोधन के जरिए। और संस्थागत स्तर पर भी कई बदलाव हुए, जैसे 65वें, 89वें और 102वें संशोधनों से एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग बने। और शिक्षा का अधिकार आया 86वें संशोधन से। 101वें से पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ। हाँ, और 104वें ने एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन को खत्म करके एससी, एसटी आरक्षण को आगे बढ़ाया। ये सब दिखाता है कि समय के साथ जरूरतें कैसे बदलती हैं। और ये सफर हमें आज के वर्तमान तक लाता है, जो अब तक का सबसे ताजा बदलाव है 106वां संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बिल्कुल। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। सैद्धांतिक रूप से तो एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच भी है। पेंच? वो क्या? पेंच ये है कि ये तुरंत लागू नहीं होगा। ये अगले परिसीमन यानी डिलिमिटेशन और जनगणना पर निर्भर है, जो कि शायद 2029 या 2032 तक ही हो पाएगा। रुकिए, ये परिसीमन को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये आबादी के हिसाब से चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा खींचना होता ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन महिलाओं के आरक्षण को इसका इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?
इसे आज की 545 सीटों पर ही लागू क्यों नहीं कर देते? यही तो राजनीति की कड़वी सच्चाई है। अगर आज की 545 सीटों में से ही 33% महिलाओं को दे दी गईं, तो आज संसद में बैठे बहुत सारे पुरुष सांसदों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। और कोई भी नेता खुशी खुशी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। एकदम सही। इसलिए मैकेनिज्म ये सोचा गया है कि पहले जनगणना हो, फिर परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएं, शायद 750 या 800 तक। अच्छा, तो खेल ये है कि जो नई सीटें जुड़ेंगी उनके जरिए महिलाओं को सिस्टम में लाया जाएगा। हाँ इससे पुराने नेताओं की कुर्सी भी बच जाएगी और महिलाओं को उनका हक भी मिल जाएगा। हाँ, ये तो वाकई सामाजिक न्याय और राजनीतिक यथार्थ के बीच एक बहुत ही चतुर संतुलन है। बिल्कुल, कोई भी बड़ा बदलाव किसी खाली शून्य में नहीं होता, उसे मौजूदा राजनीतिक तंत्र के डर और स्वार्थ से होकर गुजरना ही पड़ता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो 1950 से लेकर आज तक का सफर वाकई अद्भुत रहा है। बहुत कुछ बदला है। पहले भूमि सुधार को लेकर जद्दोजहद, फिर देश का नक्शा बदलना, सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच ताकत की रस्साकशी और अब महिलाओं का आरक्षण। हर संशोधन असल में हमारे समाज और राजनीति का एक आईना है। बिल्कुल सच कहा। लेकिन इस पूरे सफर और खासकर इस आखिरी 106वें संशोधन को देखते हुए मेरे जहन में एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर हर नए सामाजिक बदलाव या हर नए वर्ग को जगह देने के लिए हमें हमेशा मौजूदा नेता को खुश रखना पड़े और इसके लिए हमें अपनी संसद की सीटें लगातार बढ़ानी पड़े, तो क्या भविष्य में हमारी संसद में इतने ज्यादा नेता हो जाएंगे कि उसे संभालना ही एक नई चुनौती बन जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या प्रतिनिधित्व का विस्तार हमेशा इमारत के विस्तार की मांग करेगा? ये वाकई एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। क्या सिर्फ संख्या और कुर्सियां बढ़ाकर हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं? मुझे लगता है जो लोग ये चर्चा सुन रहे हैं उन्हें भी इस पर गहराई से सोचना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हाँ, सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल।